वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में अब हम लोग जो प्रैक्टिस सेट है नंबर 5 का, ये प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हम लोग आज हल करें। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आवाज़ आ रही है। ओके। तो ये हमारा सबसे पहले प्रचार की बातें हो जाएं यार, थोड़ा सा। L1 क्लासेस आप प्रयागराज आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगा है। प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको एक ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके जो ये कोर्स चल रहा है एएसओ का, जेएसओ का, टीजीटी पीजीटी का, और जल्दी ही आज शाम से जो है मतलब यूपीपी के लिए हिंदी और अदर जो एएसओ के लिए भी जो हिंदी का पोर्शन है वो शुरू होगा। सुनील सर हैं, वो आपको पढ़ाएंगे हिंदी, और प्रैक्टिस सेट से शुरुआत होगी और उसके बाद जो है कोर्सेज जो है कल शाम से स्टार्ट होंगे। ठीक है, आज जो है आज सर का इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी प्रैक्टिस सेट के रूप में। सर का अपना कुछ नेचर है अलग सा, कि जो है मतलब वो क्वेश्चनायर से ही शुरुआत करते हैं, तो उनकी अलग बातें हैं। तो जनरल हिंदी के मतलब ठीक ठाक मतलब एक विशेषज्ञ टीचर हैं और अच्छे टीचरों में से प्रयागराज के अच्छे टीचरों में से एक हैं। तो देखेंगे वहाँ पे हम लोग, जब भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा शाम को, अभी क्लास रहेगी लगभग 5 बजे के आसपास। तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं 4 से 5 बजे के आसपास जो भी क्लास होगी उसमें देख लीजिएगा। टाइमिंग टाइमिंग हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन शाम में ही रहेगी आज क्लास। ठीक है, तो यूपीपी के लिए मतलब ट्रिपल एससी के लिए जो भी एएसओ का एग्जाम है या यूपीपी का एग्जाम है, या फिर उसके साथ साथ जो है कुछ और वैकेंसीज जो आई हुई हैं यूपी ट्रिपल एससी से, उनमें उनके लिए आपको विशेष तौर पर ये फायदेमंद रहेगी ये सीरीज। और जो हिंदी का पोर्शन वो पढ़ाएंगे वो जो है मतलब बेस्ट होता है। उनके पढ़ाए हुए कम से कम 50 से अधिक लोग जो है यूजीसी नेट नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं हिंदी साहित्य में, हिंदी में। और उनका एक स्पेशल मार्गदर्शन रहेगा, और सर जो है मतलब ठीक-ठाक जो है मतलब एनर्जी के साथ मतलब पढ़ाते हैं, तो फिर उसका मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि सर जो है बेस्ट हैं। ठीक है? चलिए, और एक सूचना और ये है कि अब स्टैटिक्स की क्लास रेगुलर होगी। जो हमने वहाँ पे जहाँ हमारी पोस्टिंग है एमपी में, रीवा में, वहाँ पे हमने सेटअप अपना बना लिया है। और उसके बाद कंप्यूटर की जो क्लासेस हैं अ, वो भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएँगी। जो यूजीसी नेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चनायर है, यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज़ के लिए जो क्वेश्चनायर है, वो भी सॉल्व करवाया जाएगा। और अब लगभग 5 से 6 दिन हफ्ते में क्लासेस रहेंगी। 1 दिन ब्रेक जर्नी रहेगी। 1 दिन ब्रेक का मतलब क्या है, 1 से 2 दिन। कारण ये है जैसे कहीं हमारी बाहर ड्यूटी है, तो उस केस में जैसे बाहर हमारी कहीं हमको जाना है, तो क्योंकि ऑफ़िस के काम से काफ़ी बाहर जाना पड़ता है। तो अगर बाहर जिस दिन हमारी ड्यूटी है तो उस दिन क्लास ब्रेक रहेगी, उसके स्थान पे हम अगले दिन 2 से 3 क्लासेस लेंगे। मतलब ये मान के चलिए कि जो आपको अब तक 2 से 3 क्लासेस यूट्यूब पे मिलती थी, वो 5 से 6 क्लासेस आपकी होने वाली हैं। ठीक है? तो ये प्रैक्टिस सेट कल शाम को उम्मीद है कि कल शाम को 10 बजे के आसपास, क्योंकि ऑफ़िस से आते-आते लगभग 7 बज जाता है। 6 ब 9 साढ़े 9 से 6 ऑफ़िस होता है, तो 7 बजे तक ऑफ़िस से हम लौट पाते हैं। तो उसके बाद ही जो है क्लासेस होंगी, तो मान के चलिए 10 बजे के आसपास एक परफेक्ट टाइम रहेगा। 10 से 11 बजे के आसपास तक हम लोग जो है पढ़ेंगे। और इस तरीके से हम डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे पेन टैब और कुछ इस तरीके से रहेगा, तो एक कॉर्नर पे छोटी-सी हमारी फ़ोटो दिखेगी, या आवश्यकता ना हो तो फ़ोटो भी ना दिखाएँ, क्योंकि आदमी होता नहीं कि ठंडी में आराम से कंबल में बैठा और पेन टैब और टैबलेट लेके उसी में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से भी। ठीक है? तो आपको ये कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस सेट जो है आपको मिलने वाला है। और इसके साथ-साथ अगर यहाँ पर हम लोग जाएँगे, तो इसके साथ-साथ जो भी आपके स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी अदर एग्ज़ाम्स हैं, जैसे जैसे मतलब इसमें देखेंगे तो यूजीसी पॉपुलेशन स्टडीज़ का, ठीक है? और फिर इसके बाद देखेंगे तो सीएसआईआर का
जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, मैथ का नहीं, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन हम आपको यहाँ पे सॉल्व करवाएँगे। फिर इसके साथ ये सेम चीज़ें आईएसएस का जो एग्ज़ाम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चनायर होता है, उसके लिए हम जो है स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है? उसके लिए भी स्टैटिस्टिक्स आपके लिए रहेगा और ये इसीलिए पेन टैब और टैबलेट वगैरह की सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं कि आपको वहाँ से रेगुलर क्लासेस मिल सकें, ताकि जो स्टैटिस्टिक्स का एक सपना है, जैसे 2019 के पहले बहुत सारे लोग हमारे पढ़ाए हुए जो है मतलब कोई आईआईटी मुंबई में है, कोई आईआईटी जो है यहाँ पे कानपुर में है। तो इस तरीके से कई सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि वो जर्नी हमारी फिर से स्टार्ट हो, क्योंकि कोरोना काल के बाद काफ़ी हमने गैप ले लिया और काफ़ी जो है लोग हमें भूल गए हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा हमारे लिए भी अच्छा रहेगा कि हम जो है इस जर्नी को पुनः प्रारंभ करें और आपके लिए स्टैटिस्टिक्स में अब वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है? और ये फ्रंट पेज पे तो हम ही दिखेंगे ज़्यादातर, एक और टीचर हैं, वो भी दिखेंगे। 4 बार आईएएस का इंटरव्यू दिए हैं, बस सेलेक्ट नहीं हुए हैं बेचारे। और एक जो है आईएएस हैं मतलब वो मतलब पीछे से जो बैकअप बैकअप में टीम रहेगी, एक जो है आईएएस हैं, नाम लेना उचित नहीं है, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो ये जो है मतलब यहाँ पे ये 2 लोग मतलब कैमरे के पीछे रहेंगे और मतलब एक तरीके से कहा जाए कि सारा मैटर प्रोवाइड करने का काम, सारा जो और भी जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करने का काम और नोट्स बनाने का काम, क्वेश्चनायर बनाने का काम उनका रहेगा। बाकी कैमरे के सामने हम और एक जो मित्र हैं वो भी रहेंगे। जल्दी ही आप लोगों के लिए मतलब क्वेश्चनायर की क्लास जो है शुरू होगी और जो भी सीएसआईआर का उम्मीद ये है कि अभी सुनने में ये भी आया है कि जैसे यूजीसी नेट में पॉपुलेशन स्टडीज यहाँ पे हो रही है, चल रहा है, ठीक है? उसी तरीके से यूजीसी में अभी हुआ नहीं है, बता दे रहे हैं, यूजीसी में स्टैटिस्टिक्स एक अलग सब्जेक्ट के रूप में आने वाला है, ठीक है? ऐसा मतलब वो सुना है हमने कई लोगों से। तो जैसा पॉपुलेशन स्टडीज़ स्टैटिस्टिक्स वाले पॉपुलेशन स्टडीज़ देते हैं और सीएसआईआर में मैथ और स्टैटिस्टिक्स मिक्स रहता है। बहुत सारी जगहों पे अभी स्टैटिस्टिक्स को अलग सब्जेक्ट के रूप में मान्यता नहीं है। यूजीसी में भी स्टैटिस्टिक्स को अलग सब्जेक्ट के रूप में मान्यता नहीं है। तो लेकिन ये सुनने में आया है कि अभी इनकी रिपोर्ट कुछ कमेटी वगैरह गठित हुई थी। इंटरनल ये इन्फॉर्मेशन है कुछ, मतलब एक मित्र हैं वो बता रहे थे। एग्ज़ैक्ट जब यूजीसी इसको फाइनलाइज़ करेगा तभी पता चलेगा। यूजीसी स्टैटिस्टिक्स का जो है मतलब अलग से एग्ज़ाम कराने वाला है। तो इसमें आप लोग दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। पॉपुलेशन स्टडीज़ में आप भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है स्टैटिस्टिक्स के लिए अगर वो अलाउ करते हैं, तो वहाँ पे भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है? और इसमें ज़्यादातर अब चूँकि यूजीसी का एग्ज़ाम जो है, जो होता है 2 पेपर के रूप में होता है, 50 क्वेश्चन पेपर 1 होता है, कंपल्सरी होता है और दूसरा जो 100 क्वेश्चन होता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आए रहेंगे, वो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए जो है यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है? और इसके लिए रोज़ शाम को जो है अब 10 बजे के आस-पास क्लास रहेगी, जिस दिन हमारी बाहर ड्यूटी रहेगी उसको छोड़ के। ठीक है? तो उसमें हम थंबनेल वगैरह लगा देंगे जिस दिन जो क्लास रहेगी, तो उस थंबनेल अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लीजिएगा, तो उसमें जब भी हमारी क्लास रहेगी आपको उसमें मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, पिछली क्लास में हम लोग लगभग 220 क्वेश्चन के आस-पास पहुँच चुके थे। अब हम लोग आगे आते हैं। लगभग हमारे पास अ, 300 साढ़े 300 क्वेश्चन के आस-पास है, तो कोशिश करते हैं आज तेज़ी से इसको पूरी ये सीरीज़ मतलब ये पीपीटी खत्म कर लेते हैं, ताकि अगली पीपीटी का हम लोग नंबर लगा सकें इसमें। 220 क्वेश्चन तक हम लोग कल के प्रैक्टिस सेट में पहुंचे थे और आज वाला जो यहाँ पे ये सीरीज है, ये हम 221 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 220 ये सैम्पलिंग फ्रेम का क्वेश्चन हो गया था। 221 221, ठीक है, 221 से। ठीक है, ओके। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे अब आते हैं, हम लोग देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट जून में जरूरी नहीं डियर, इसमें एक सेकंड रुक जाइएगा। इसमें ज़रूरी नहीं है, थोड़ा-सा अभी एक्चुअली आवाज़ हमको नहीं क्लियर हो रही, ठीक है।
नेक्स्ट जून का तो नहीं कह सकते, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो है मतलब जल्दी ही एक नए सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने आने वाला है। और स्टैटिस्टिक्स अगर यूजीसी नेट ने इसमें इन्वॉल्व किया, तो ये ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन की क्वालिटी जो है सीएसआईआर लेवल की ही रहने वाली है। उससे नीचे तो हमें नहीं लगता कि रहेगी। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग भी जो है मतलब थोड़ा-सा जो भी इसमें इच्छुक हैं, जो भी इच्छुक हैं मतलब सीएसआईआर और यूजीसी नेट के लिए, वो जो है यहाँ पे आराम से इसको जॉइन कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट लगभग-लगभग हम लोग जो है ऐसे एज़ इट इज़ करने वाले हैं। ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं क्वेश्चनायर पे। ठीक है? क्वेश्चनायर है कि स्टैंडर्ड एरर क्या होती है? ठीक है? तो स्टैंडर्ड एरर के लिए हम बताया था जिस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जिस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसी तरीके से हमारा स्टैंडर्ड एरर होता है ये स्टैटिस्टिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, स्टैटिस्टिक के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक के लिए। ठीक है? तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका जो स्टैंडर्ड एरर सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मतलब इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, किसी भी स्टैटिस्टिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वही स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एरर डिक्रीजेस व्हेन। स्टैंडर्ड एरर हमेशा ये जो है सैंपल साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है? स्टैंडर्ड एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सैंपल साइज। जब ये इंक्रीज करेगा, सैंपल साइज इंक्रीज करेगा तो हमारे स्टैंडर्ड एरर घटेगा, सैंपल साइज डिक्रीज करेगा तो स्टैंडर्ड एरर हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है स्टैंडर्ड एरर डिक्रीजेस व्हेन सैंपल साइज इंक्रीजेस। ठीक है? सैंपल साइज जब हमारा इंक्रीज करेगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज करेगा। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग डिवाइड्स पॉपुलेशन इनटू। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में आपको बताया था हमने कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में हम अपने जो पार्ट इसमें पूरी पूरी पॉपुलेशन होती है इसको डिफरेंट डिफरेंट डिसजॉइंट पार्टीशन में, ध्यान में रखिएगा ये पार्टीशंस क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। ठीक है? और अपने आप में ये होते हैं होमोजीनियस। ठीक है? अपने आप में होमोजीनियस होते हैं, लेकिन पड़ोसी से मतलब एक दूसरे से ये होते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है? हेट्रोजीनियस। ठीक है? ये अपने आप में विद इन इटसेल्फ होमोजीनियस होते हैं और एक दूसरे से पड़ोसी से जो है हेट्रोजीनियस होते हैं, और ये अलग अलग डिसजॉइंट पार्टीशंस होते हैं, और इनको हम बोलते हैं क्या है, ये स्ट्रेटा। ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेटा। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इज टू। हमारा जब हमने जब हम हमको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग पढ़ाए थे, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में जब हम पढ़ाए थे तो यहाँ पे बताया गया था कि हमारा मेन जो टारगेट होता है, ठीक है, इसमें इसका फार्मूला देखेंगे तो एक्स आई माइनस एक्स बार आता है वेरिएंस वाले फार्मूले में, 1 अपॉन एन करेंगे ये वेरिएंस वाला फार्मूले में। ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, या तो हम सैंपल साइज बढ़ा दें। ठीक है? सैंपल साइज बढ़ा दें, यहाँ पे जो जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको बढ़ा दें, तो यहाँ पर हमारा वेरिएंस घट जाएगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म को घटा दें। इस टर्म को घटाने के लिए क्या करेंगे, इस ब्लॉक को, इस छोटे छोटे पार्ट को हम क्या करेंगे, होमोजीनियस बनाएंगे। ठीक है? जब हम इन ब्लॉक्स को अपने आप में होमोजीनियस बना देंगे, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा एक्स आई माइनस एक्स बार, जो डिफरेंस होगा वो कम हो जाएगा, और जब डिफरेंस कम होगा तो ये पूरा समेशन जो है कम हो जाएगा, जिससे आपका स्टैंडर्ड जो एरर है, या एक तरीके से कहें कि वेरिएंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और जब वेरिएंस रिड्यूस हो जाएगा तो हमारा जो सैंपलिंग हम कर रहे हैं वो इफिशिएंट सैंपलिंग कहलाएगी, मोस्ट इफिशिएंट या मोर इफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्ट्रेटिफिकेशन का, वेरिएंस को रिड्यूस करने का, या स्टैंडर्ड एरर को या स्टैंडर्ड डेविएशन को हमें डिक्रीज करना मेन काम होता है जब हम यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रोपोर्शनल एलोकेशन मीन्स। प्रोपोर्शनल एलोकेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेटा है, ठीक है, जो भी स्ट्रेटा है, अगर इसकी साइज एन आई है
तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में क्या करते हैं, हम पूरी पॉपुलेशन को अलग-अलग स्ट्रेटा में हम डिवाइड करते हैं। 1 टू मान लीजिए यहाँ पे आई स्ट्रेटा है या के स्ट्रेटा है, जो भी है। फिर हर एक स्ट्रेटा से एन आई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम यहाँ पे निकालते हैं, हर एक स्ट्रेटा से। और ये हम कोशिश करते हैं कि हर एक स्ट्रेटा से कुछ ना कुछ यहाँ पे सैंपल जो हमारे पास बन रहा है, इसमें कुछ ना कुछ यूनिट्स हर एक स्ट्रेटा से आए। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल एलोकेशन होता है वो ये कहता है कि जितना बड़ा ये स्ट्रेटा है, जितना बड़ा स्ट्रेटा है उतना ही बड़ा यहाँ पे सैंपल आए तो यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट आता है। प्रोपोर्शनल एलोकेशन ये कहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि प्रोपोर्शनल एलोकेशन का मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ पे सैंपल साइज है ये स्ट्रेटा की साइज के प्रोपोर्शनल हो। जितना बड़ा स्ट्रेटा है उतना ही ज़्यादा यहाँ पे सैंपल यूनिट्स सेलेक्ट होके आए तो उसको हम कहेंगे ये हमारा प्रोपोर्शनल एलोकेशन है। ठीक है? जबकि यही जो है ऑप्टिमम एलोकेशन में इसका अपोजिट सॉरी इसका जस्ट थोड़ा-सा इसमें डिफरेंट होता है कि उसमें एनआईएसआई हो जाता है। ठीक है? एसआई क्या है कि सैंपल मीन या एनआईएसआई, एसआई स्क्वायर क्या होता है? स्ट्रेटा का मीन स्क्वायर होता है। किसी एक स्ट्रेटा का ith स्ट्रेटा का मीन स्क्वायर होता है। ठीक है? जो लोग जुड़ रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे और उसके बाद कोशिश करिए कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो उसके आंसर भी देते रहिए। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये समझ में आ गया कि ये हमारा ऑप्टिमम एलोकेशन हुआ, सॉरी ये प्रोपोर्शनल एलोकेशन हुआ और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम ऑप्टिमम एलोकेशन कहते हैं। ऑप्टिमम, ठीक है, ऑप्टिमम एलोकेशन हम इसको कहते हैं कि जब ये एनआईएसआई के प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिस्टमेटिक सैंपलिंग सेलेक्ट यूनिट्स। सिस्टमेटिक सैंपलिंग जो यूनिट्स सेलेक्ट करते हो कहाँ से? तो यहाँ पर देखिए पहली यूनिट जो होती है, जो फर्स्ट यूनिट होती है, ये एट रैंडम हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हर एक एक विशेष इंटरवल दैट इज के, हर केथ यूनिट अपने आप सेलेक्ट हो जाती है फिर। ठीक है, अगर ये फर्स्ट यूनिट है तो यहाँ पे 1 प्लस के, यहाँ पे 2 प्लस के, इस तरीके से जो है मतलब इस तरीके से यूनिट्स जो है मतलब अपने आप सेलेक्ट होती चली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक सैंपलिंग सेलेक्ट यूनिट्स एट फिक्स इंटरवल। ठीक है, एक फिक्स इंटरवल के पर ये हर एक यूनिट को सेलेक्ट करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, और सिस्टमेटिक सैंपलिंग के यूज में भी हम आपको बताया था, सिस्टमेटिक सैंपलिंग का यूज वहां पे करते हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो या उसमें प्रॉपर स्ट्रेटिफिकेशन पॉसिबल ना हो, जैसे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हो, जैसे अमेजन के फॉरेस्ट जो ब्राजील में है। अगर उसमें हमें ये काउंटिंग करना हो कि आम के वृक्ष कितने हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल रैंडम सैंपलिंग में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में हर एक प्रॉपर स्ट्रेटा में उसको बटा होना चाहिए। दोनों काम नहीं हो सकता क्योंकि जंगल बहुत ही डेंस है। तो उस केस में हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का यूज करते हैं कि एक रैंडम पेड़ सेलेक्ट किए, फिर हर kth पेड़ को सिलेक्ट करते हुए चले गए, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का यूज किए और बता दिए कि यहाँ पर क्या स्थिति है पेड़ों की। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फिक्स इंटरवल पे हम यहाँ पे इसके यूनिट को सिलेक्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे सैंपलिंग इंटरवल के क्या होता है? तो के का मान कैपिटल एन अपान स्मॉल एन के बराबर होता है और यही मान जो है ये इंटीजर होता है, ध्यान में रखिएगा ये इंटीजर होगा। तो इसमें क्या होता है कि हर एक केथ यूनिट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हुए चले जाते हैं और यही के का मान क्या होता है, कैपिटल एन अपान स्मॉल एन। अगर जो लोग देख रहे हो कल वाली क्लास में स्मॉल एन अपान कैपिटल एन को एक हम टर्म बोला गया था, उस क्वेश्चन में क्या नाम बोला गया था? ठीक है, कुछ उसका नाम हम बताए थे कि स्मॉल एन अपान कैपिटल एन को अलग टर्म बोला जाता है, कैपिटल एन अपान स्मॉल एन को यहाँ पे सैंपलिंग इंटरवल बोला जाता है। ठीक है, तो स्मॉल एन अपान कैपिटल एन को क्या बोला जाता है या किस चीज का फार्मूला है? वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज बेस्ड ऑन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज बेस्ड ऑन। तो यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग देखेंगे तो ये जजमेंट या कन्वीनियंस सैंपलिंग के रूप में ये डिफाइंड होती है। ठीक है, रैंडम सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, और इक्वल चांस भी नहीं होता, प्रोबेबिलिटी लॉ भी नहीं फॉलो होता। यहाँ पे जजमेंट या कन्वीनियंस का ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको जो है यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को डिफाइन किए हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं कि स्नोबॉल सैंपलिंग होती है, एक स्नोबॉल सैंपलिंग होती है और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे
तो कोटा सैंपलिंग होती है, कोटा सैंपलिंग होती है। फिर इसके बाद और भी इसमें देखेंगे तो नॉन रैंडम सैंपलिंग होती है। ये सब जो है मतलब क्या है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। स्नोबॉल सैंपलिंग बहुत बार पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एग्जांपल होता है। अभी आएगा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग चांस ऑफ सिलेक्शन इज, तो चांस ऑफ सिलेक्शन जो है यहाँ पर क्या होता है कि नोन नहीं, इक्वल नहीं, मैक्सिमम नहीं, अननोन होता है। ठीक है, अननोन होता है क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोटा सैंपलिंग का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे अलग अलग जो है नंबरिंग के साथ बैठे हुए हैं, हमने कह दिया कि ये हमारा मतलब छोटा भाई है, इसका सिलेक्शन होगा, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, तो इसमें क्या हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी का तो कुछ पता ही नहीं ना, जिसको कहा जाता है भाई भतीजावाद। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है, भाई भतीजावाद होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है किसका एग्जांपल होता है, सॉरी इसमें चांस क्या होता है सिलेक्शन का, या नोन होता है। ये रैंडम भी, रैंडम के अगर प्रोबेबिलिटी के नियम लगा दिए तो रैंडम सैंपलिंग हो गई, और अगर और कोई नियम लगा दिए तो वो उसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जैसे पता लगा कि 100 सीटें हैं किसी एग्जाम में, 50 सीटों पे नेताजी ने कह दिया कि हमारे चेले होंगे। ठीक है, और उनके चेले सेलेक्ट हो जाए तो चांस रह ही नहीं गया ना। इक्वल चांस, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, सबके लिए एक पेपर देंगे, जो ज़्यादा क्वेश्चन हल करके आएगा, सही करके आएगा, उसको सेलेक्ट माना जाएगा। तो ये होता है इक्वल चांस देना, उसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहेंगे। लेकिन कहीं नेताजी कोई बोल गए कि भाई हमारा ये आदमी है, इसको सेलेक्ट करना है, तो उस केस में जो है मतलब आपको वहां पर वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी। ठीक है, वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एग्जांपल होगा। चलिए, ए मेजर ड्रॉबैक ऑफ परपजिव सैंपलिंग इज, मेजर ड्रॉबैक इसका क्या होता है, परपजिव सैंपलिंग, परपजिव, हाँ यहाँ पे जो अभी सैंपलिंग बता रहे थे इसमें परपजिव सैंपलिंग भी आती है, इसमें परपजिव सैंपलिंग भी होती है। परपजिव सैंपलिंग का मतलब होता है किसी विशेष पर्पज से किसी को सेलेक्ट कर लेना। ये कहीं कहीं इंपॉर्टेंट भी हो जाती है ये। कारण ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप सेना का कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं, सेना का ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो वहाँ रैंडम सैनिक नहीं सेलेक्ट होते हैं, वहाँ पर विशेष क्वालिटी के, जैसे मान लीजिए भारत को पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, तो उस केस में जो है मतलब आपको किस तरीके के सैनिक वहाँ की मतलब जो है जो जिधर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं उस साइड क्या सिचुएशन है, किस तरीके की ज्योग्राफी है, किस तरीके का वहाँ का इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से सैनिक सेलेक्ट होते हैं। तो कहीं कहीं ये सैंपलिंग बेस्ट भी होती है परवजिव सैंपलिंग, लेकिन कहीं कहीं ये जो है मतलब ये ड्रॉबैक भी क्रिएट करती है। अब क्रिकेट की टीम है, भारत की क्रिकेट की टीम, फुटबॉल की टीम, हॉकी की टीम, जो भी है, कोई बड़ा सा अधिकारी है, कह दिया कि ये हमारा आदमी है, इसको सिलेक्ट करना है, भले ही वो पिछले 100 मैचों में जो है 20 रन बनाया हो, तो वो चीजें गलत होंगी, वहां पे परवजिव सैंपलिंग गलत होगी। ठीक है, मतलब क्या उद्देश्य, टारगेट आपका क्या है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो इसका मेन ड्रॉबैक क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर्स बायसनेस। ठीक है, इसमें इन्वेस्टिगेटर मतलब जो शोध करता है उसका जो बायसनेस है, उसका किसी विशेष व्यक्ति के प्रति जो लगाव है, वो जो है यहाँ पे इसका मेजर ड्रॉबैक क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा परवजिव सैंपलिंग का ड्रॉबैक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सपोज सैंपल ऑफ साइज 36 इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉपुलेशन विथ मीन 2 एंड वेरिएंस 25 using simple random sampling with replacement the standard error of x। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे जो है आपका मीन वेरिएंस दे दिया गया है, मीन म्यू या एक्स बार, हाँ अच्छा, पॉपुलेशन विथ मीन, ठीक है, पॉपुलेशन का मीन यहाँ पे दे दिया गया है, क्या है 2 है, और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर क्या है 25 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि स्टैंडर्ड, हाँ सपोज सैंपल ऑफ साइज 36, स्मॉल एन का मान 36 है। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास सैंपल है, जो सैंपल एक्स निकाला जा रहा है, उसका स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा सिग्मा अपान एन। ठीक है, सिग्मा अपान एन के बराबर होगा, तो सिग्मा अपान एन होगा तो ये 5/36 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। 5, अरे सॉरी सॉरी,
हाँ 36 ठीक तो है। नहीं, सिग्मा अपन अंडर रूट एन, सॉरी सॉरी, सिग्मा अपन अंडर रूट एन ये फार्मूला होता है, एक सेकंड, सिग्मा अपन अंडर रूट एन, तो ये अंडर रूट 36 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 5/6। ठीक है, ये चीज आपको बताई गई है, सिग्मा अपन अंडर रूट एन, ये आपका स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला होता है, और ये 5/36, ये 5/6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कोटा सैम्पलिंग बिलोंग्स टू, कोटा सैम्पलिंग के लिए अभी जस्ट बताया ही है कि कोटा सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि कुछ हमने अपना कोटा निर्धारित कर दिया कि ये वैकेंसी हो रही है, एएसओ की वैकेंसी आ रही है, और इसमें 4 आदमी कोई अधिकारी बोल दे कि हमारा सिलेक्ट होगा, तो वो जो है यहाँ पे इसका विशेष कोटा हो जाएगा। ठीक है, कोई विशेष कोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि स्नोबॉल सैम्पलिंग इज यूजफुल फॉर, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में आपको हम बता भी चुके हैं क्या कि स्नोबॉल सैम्पलिंग में हम ये बताए हैं कि जब भी हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग हम यूज करते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है वो अगले जो कंटेंट है, या एक तरीके से जो अगला एक तरीके से ऑब्जर्वेशन है उसका सिलेक्शन हो करता है। जैसे डांसिंग या फिर जो सिंगिंग प्रोग्राम होते हैं टीवी चैनल पे देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, पहले बहुत सारे लोग होंगे, पहले यहाँ पे मान लीजिए 50 लोग हैं, ठीक है, फिर इसमें से अगले राउंड में गए 20 लोग, फिर अगले राउंड में गए 10 लोग, फिर अगले राउंड में गए 2 लोग, फिर इसमें से यहाँ पे एक विजेता होता है, विनर। ठीक है, डब्लू। ठीक है, फिर ये विनर होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे है, पहले एक पॉपुलेशन थी, इसमें आपस में कंपटीशन कराया गया और इसने अगले को सिलेक्ट किया। ठीक है, अगर यहाँ पे मतलब जो प्रक्रिया होती है, जो स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, उसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन अपने में से ही अगले राउंड के लिए लोगों का सिलेक्शन देती है, लोगों का सिलेक्शन करती है, फिर इसमें से आगे, फिर इसमें से आगे, इस तरीके से देखेंगे छोटे छोटे एक तरीके से बुलबुले टाइप की चीजें बनेंगी, बड़ा बुलबुला था उसमें छोटा, फिर उसमें छोटा, फिर उसमें छोटा, तो इसीलिए इसको कहा जाता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। और स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, हिडन जो पॉपुलेशन होती है, जो पॉपुलेशन इसी के अंदर है, उसी के मतलब जो पॉपुलेशन मेन पॉपुलेशन है उसी से अपना जो है मतलब आगे का सिलेक्शन किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये हिडन पॉपुलेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें लार्ज सैंपल या एग्रीकल्चर सैंपल या फिर एग्रीकल्चर सर्वे या इंडस्ट्रियल सर्वे का कोई रोल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि इन स्नोबॉल सैम्पलिंग न्यू यूनिट्स आर सिलेक्टेड बाई, तो यहाँ पे न्यू यूनिट्स कैसे सेलेक्ट होती हैं, एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट से, रिसर्चर ओनली लॉटरी सिस्टम या रैंडम टेबल इसके माध्यम से नहीं होते हैं, यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो पार्टिसिपेंट होते हैं, इन ये अपने में से ही जो है इनका सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, अपने में से ही इनका सिलेक्शन करते हैं, और इसी को कहा जाता है ये हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग। सैम्पलिंग थियरी हेल्प्स, सैम्पलिंग थियरी किस चीज के लिए हेल्प करती है, तो ओनली डिस्क्रिप्शन नहीं, टेबुलेशन ओनली या एडिटिंग डेटा नहीं, या ड्राइविंग इन्फ्लुएंसेस अबाउट पॉपुलेशन। जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो, बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन हो, और इसके बारे में हमें कोई आइडिया आइडिया ड्रा करना हो या कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, तो हमें ये दो हमारे पास तरीके होते हैं, या तो हम कंप्लीट सेंसस कर, कंप्लीट इनुमरेशन कर दें, हर एक आदमी का वो डेटा नोट डाउन करें और रिजल्ट निकालें, या दूसरा ऑप्शन होता है कि हम सैम्पलिंग विधि से इसका इस्तेमाल करें। तो सैम्पलिंग विधि में क्या होता है कि इन्फ्लुएंसेस हम ड्रा करते हैं कम कॉस्ट और कम टाइम पे। ठीक है, कम कॉस्ट और कम टाइम में हम इसके इन्फ्लुएंसेस को ड्रा करते हैं यहाँ पर, तो इसी को कहा जाता है, ये हमारा क्या है, सैम्पलिंग थियरी है। सैम्पलिंग थियरी में क्या करते हैं हम लोग, इन्फ्लुएंसेस ड्रा करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट निकालते हैं पॉपुलेशन के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको बताया गया है कि अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन है एन साइज की, इसमें से स्मॉल एन साइज के हम सैंपल निकालें, ये पॉपुलेशन अगर बहुत बड़ी है तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स क्या हो जाएंगे, एन सी एन। अगर हर एक सैंपल के लिए एक हम स्टेटिस्टिक निकाल लें, तो जो ये स्टेटिस्टिक होगा, जितने सैंपल होंगे उतना स्टेटिस्टिक आएगा, और उनका जो एग्रीगेट, उनका एक साथ कलेक्शन कर दें, तो यही हमारा हो जाएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर कहेंगे ये हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्टेटिस्टिक्स का। ठीक है, जो स्टेटिस्टिक हमारे पास है उसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
और इसी को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बिकम्स नॉर्मल व्हेन। यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है एक तरीके से बिकम नॉर्मल का मतलब क्या हो गया कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर जाए। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर जाए, जिसका मतलब क्या हो गया कि आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम बताई गई है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की अगर हम लिमिट लगाएंगे तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया कि सैंपल साइज बहुत ही बड़ी हो। सैंपल साइज अगर बहुत बड़ी हो जाए तो उस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, ये नॉर्मल फॉलो कर जाएगा। ठीक है, हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन है एस्टिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ। एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेशन में भी हम यही करते हैं कि यहाँ पे इन्फ्रेंसेस ड्रा करते हैं, कहाँ से, पॉपुलेशन पैरामीटर का। ठीक है, एस्टिमेशन या एक तरीके से कहा जाए सैम्पलिंग जो विधि है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इन्फ्रेंसेस ड्रा करते हैं किसके बारे में, पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में। ठीक है, पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में हम लोग यहाँ पे इन्फ्रेंसेस ड्रा करते हैं इसके माध्यम से। अगला है एन एस्टिमेटर इज। एक एस्टिमेटर क्या होता है, तो पैरामीटर नहीं होता, स्टैटिस्टिक ही होता है, एक कांस्टेंट या पॉपुलेशन वैल्यू ये नहीं होता है। तो जो एस्टिमेटर जब भी निकाला जाएगा, चाहे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हो, मोमेंट एस्टिमेटर हो, या फिर जितने भी अदर टाइप के जो मतलब एक तरीके से सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हो, या फिर जितने भी एस्टिमेटर होते हैं या अनबायस्ड एस्टिमेटर हो, वो सभी एस्टिमेटर्स क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक सांख्यिकी होते हैं, स्टैटिस्टिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन इज, पॉइंट एस्टिमेशन गिव्स। तो पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होता है कि हमें एक सिंगल वैल्यू मिलती है, सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है अबाउट, जिसके माध्यम से हम पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में एस्टिमेट ड्रा कर सकते हैं, या एक तरीके से कहा जाए कि उसके बारे में आइडिया ड्रा कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी यहाँ पे पॉपुलेशन पैरामीटर है वो इसके आसपास जो है बिलोंग करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये कहें कि नॉर्मल थीटा 1 है, ठीक है, इसमें हमारा थीटा क्या है, पॉपुलेशन पैरामीटर है, और हम ये कहते हैं कि इसका मूवमेंट मेथड ऑफ मूवमेंट के माध्यम से इसका जो पैरामीटर है या इसका जो मूवमेंट एस्टिमेटर है वो एक्स बार है। एक्स बार आता ही हमने इसको सॉल्व करवाया है। तो अगर यहाँ पे कह दिया जाए कि इसका मोमेंट एस्टिमेटर एक्स बार है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये एक सिंगल वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका एक्स का मान जो दिया रहेगा उसके माध्यम से हम बताएंगे कि ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का जो मीन है वो इसी के आसपास है या एग्जैक्ट वही है, अगर वो अनबायस्ड है तो। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि ये सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है, इसी तरीके से इंटरवल एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है, तो इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। ठीक है, ना पॉपुलेशन डेटा, ना सैंपल स्पेस, ना ही वन वैल्यू। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इंटरवल एस्टिमेशन क्या हो गया, कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया। अगला है हमारे पास कि फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल थीटा 1 एमएलई ऑफ थीटा, एमएलई ऑफ थीटा भी जस्ट बता दिया, एक्स बार होता है, एक्स बार दैट इज सैंपल मीन। ठीक है, अगला है एमएलई ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब बताए गए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो सैंपल मीन ये भी होता है। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बाइनोमियल क्या, एनपी होता है, तो 1 और पी, एन का मान 1 हो जाती है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और इस केस में इसका एमएलई मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर भी एक्स बार ही आता है, मतलब सैंपल मीन के बराबर। अगला है लॉग लाइक्लीहुड इज यूज्ड बिकॉज। हाँ, लाइक्लीहुड मेथड के माध्यम से जब हम यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन एल थीटा लिखते हैं, तो इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं लॉग ऑफ यहाँ पे एल थीटा, या फिर जो भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम इसमें लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने का एक ही हमारा विशेष उद्देश्य होता है कि ये इसका इसका जो डिफरेंशिएशन है, इसका कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। तो यहाँ पे इट रिड्यूसेस डेटा नहीं, गलत होगा, ये इंक्रीजेस एरर नहीं, रिमूव्स कांस्टेंट नहीं, ये डिफरेंशिएशन बिकम्स इजी, और जो अवकलन है इसका डिफरेंशिएशन है वो आसान हो जाए और हम आसानी से मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का मान कैलकुलेट कर सके। इसके लिए जो है इसका, हाँ, इसको हम यहाँ पे इसमें हम लॉग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास
कि फर्स्ट सैंपल मोमेंट। तो जहाँ पे मेथड ऑफ मोमेंट आता है तो उसमें हम आपको बताए थे एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r इज इक्वल टू 1 अपॉन समेशन i x i की पावर r। इसको इक्विवेलेंट करते हैं हम, ठीक है। r के मान 1 2 3 के लिए हम इसको एक दूसरे के लिए सॉल्व करेंगे, और जब तक हमारा पैरामीटर थीटा के लिए कोई स्टैटिस्टिक ना आ जाए तब तक हम इसको सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज कहा जा रहा है कि फर्स्ट सैंपल मोमेंट का मतलब r का मान 1, तो r का मान एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन i x की पावर 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मीन हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए, तो सैंपल मीन के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट सैंपल मोमेंट जो होगा ये एक तरीके से कहा जाए ये मीन के x बार के बराबर आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि मेथड ऑफ मोमेंट MOM एस्टिमेटर ऑफ थीटा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे मोमेंट एस्टिमेटर देखेंगे तो ये भी x बार ही आता है, ठीक है। ज्यादातर के लिए x बार ही है, इसका टेबल भी हमने बनवाया था। चेबीशेव इनइक्वालिटी गिव्स, चेबीशेव इनइक्वालिटी में देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी, इसका जो प्रोबेबिलिटी होती है x माइनस म्यू ग्रेटर देन एप्सिलॉन इज लेस देन और इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी जो प्रोबेबिलिटी होती है मॉड ऑफ x माइनस म्यू सॉरी लेस देन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस वेरिएंस ऑफ x अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर, एप्सिलॉन या के जो भी लिखिए आप। तो यहाँ से इस वाले से हमको अपर लिमिट मिलती है, अपर लिमिट, और इसके यहाँ से लोअर लिमिट, ठीक है। यहाँ से हमें लोअर लिमिट मिलती है। तो यहाँ पे अपर और लोअर बाउंड्रीज या लिमिट एक तरीके से कहा जाए चेबीशेव इनइक्वालिटी में, चेबीशेव इनइक्वालिटी में एक तरीके से कहा जाए तो प्रोबेबिलिटी की लोअर और अपर लिमिट यहाँ पे प्राप्त होती है हमें, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा चेबीशेव इनइक्वालिटी का हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे इसके माध्यम से हम प्रोबेबिलिटीज की अपर और लोअर लिमिट निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स सेटिस्फाई, तो जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होता है वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम, बेस थ्योरम या मार्कोव थ्योरम को नहीं, फैक्टोरियल थ्योरम को जो है यहाँ पे सेटिस्फाई करता है, ठीक है। जब ही हमारे पास यहाँ पे ज्वाइंट डेंसिटी x1 x2 डॉट xn थीटा इज इक्वल टू g t थीटा और h x1 x2 डॉट xn, इस रूप में अगर हम ब्रेक कर लें किसी भी फंक्शन को, किसी भी फंक्शन की ज्वाइंट डेंसिटी को इस रूप में हम ब्रेक कर लें, तो यहाँ पर जो t होता है हमारा, ये हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हो जाता है, ठीक है। सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर पैरामीटर थीटा। तो यहाँ पर यही इसी थ्योरम को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है। ये है हमारी फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर, ये हमारी फैक्टराइजेशन थ्योरम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट, स्टैटिस्टिकल जो हमारे पास हाइपोथेसिस होती है, संदीप कुमार एएसओ की वैकेंसी कब तक आ रही है यार, फरवरी में आनी है। देखो उम्मीद तो जो अभी इंफॉर्मेशन पता चली हुई है वो फरवरी में आनी है। बाकी जो है अब गवर्नमेंट के बारे में क्या कहा जाए, गवर्नमेंट तो सरप्राइज देने में माहिर है, गवर्नमेंट जो भी है मतलब वो सरप्राइज देने में माहिर हैं। और कोई भी एग्जाम जैसे टीजीटी पीजीटी वगैरह के एग्जाम देख रहे हैं पिछले 5 साल से जो है नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल संदीप जी, कोई इसमें फरवरी में उम्मीद है कि आ जाएगी वैकेंसी इसी महीने में, और हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप अपने आप को तैयार रखिए। सरकार की योजना सरप्राइज देने की होती है, और सरप्राइज जब भी वो देगी तो ऐसा ना हो कि वैकेंसी आए और उसके जस्ट अगले महीने कह दे कि पेपर होगा। तो इसलिए अपने आप को पहले ही, युद्ध की तैयारी हमेशा युद्ध के पहले होती है, युद्ध शुरू होने के बाद तैयारी करने का कोई मौका नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि तैयारी पहले से लग जाइए। प्रैक्टिस सेट आपको एएसओ बैच का स्टैटिक्स का भी कराया जा रहा है, जीएस का भी कराया जा रहा है, आज शाम से हिंदी का भी बैच शुरू हो रहा है। तो सामान्य हिंदी और जीएस और स्टैटिस्टिक्स इतना ही सिलेबस आपका कॉमन रहेगा, और ये कॉमन सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे 11 क्लासेस पे। और अगर आपको प्रैक्टिस हमेशा सबके लिए फ्री रहेगी यूट्यूब पे,
और आपको बैच परचेज करना है तो 11 क्लासेस का जो है उसमें प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर जो है आप जाके कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। ठीक है। ओके। हाँ संदीप जी। 15 के पहले या 15 के बाद यार, अब ये इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने पास। बताया तो ये गया था कि जो है 10 फरवरी तक आ जाएगी वैकेंसी। 10 फरवरी तक बोला गया था। जो भी हमारे मित्र हैं, अब नाम लेना उचित नहीं है, उन्होंने बोला यही था कि 10 फरवरी के पहले आ जाएगी। अब देखिए जो है मतलब इसमें क्या होता है। अगर सरकार ने सरप्राइज नहीं दिया तो 10 के पहले आ जाएगी, नहीं तो उसके बाद भी हो सकता है फिर। ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आर देखते हैं हम। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट। तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो होती है वो किसके बारे में अबाउट, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट होता है तो पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में होता है। ठीक है। उसमें हम कहते हैं कि ये हमारा नल हाइपोथेसिस है, और उसके साथ साथ जो भी हमारा यहाँ पे पॉपुलेशन पैरामीटर है उसके बारे में जो भी हम इन्फ्लुएंसेस या फिर जो पॉजिटिव स्टेटमेंट मानते हैं वो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है। जो उसके अगेंस्ट में मानते हैं नल हाइपोथेसिस को वो हमारा अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस होता है। ठीक है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि टाइप वन एरर। टाइप वन एरर का क्या मतलब होता है? तो टाइप वन एरर को अल्फा से लिखते हैं। ठीक है। टाइप वन एरर को अल्फा से लिखते हैं और ये डिफाइंड होता है कैसे, कि रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है। रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट, व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है। हम रिजेक्ट कर रहे हैं एच नॉट को, हम जो सही है उसी को रिजेक्ट कर दें तो ये जो हमारे पास एरर आती है इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे ये हमारा टाइप वन एरर है। ठीक है। तो ये टाइप वन एरर हो जाएगी, और यहाँ पर यही चीज लिखा है कि रिजेक्टिंग ट्रू एच नॉट। रिजेक्टिंग ट्रू एच नॉट का मतलब क्या हो गया कि हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं जो हमारा एच नॉट सही है। ठीक है। तो ये हमारा टाइप वन एरर हो जाएगा। वहीं पे टाइप टू एरर, टाइप टू एरर को हम बीटा से लिखते हैं और इसमें इसको लिखते हैं एक्सेप्ट एच नॉट, प्रोबेबिलिटी दैट एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। जब एच वन सही हो तो एच नॉट को एक्सेप्ट कर ले, तो उस केस में भी इसको हम कहते हैं ये हमारा टाइप टू एरर होगा। ठीक है। इसको हम टाइप टू एरर बोलते हैं। ठीक है। ये लीजिए आ ही गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर इज डिनोटेड बाई, अच्छा टाइप वन एरर तो ये अल्फा से डिनोट किया जाता है। ठीक है। टाइप टू एरर मीन्स, टाइप टू एरर का मतलब क्या हो गया, एक्सेप्ट फॉल्स एच नॉट। यही चीज अभी बताया ना कि क्या करना है, हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं एच नॉट को जब एच वन इज ट्रू हो, एच वन इज ट्रू। ठीक है। एच वन ट्रू हो, इस बात इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इसी को हम कहेंगे बीटा, और ये हो जाएगा टाइप टू एरर। ठीक है। या यही इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। ठीक है। एच वन इज ट्रू, एच वन अगर ट्रू है तो इसका मतलब उसके अगेंस्ट का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, मतलब एच नॉट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है आपका टाइप टू एरर हो जाएगा। अगला है पावर ऑफ द टेस्ट। पावर ऑफ द टेस्ट क्या होता है, वन माइनस बीटा, वन माइनस टाइप टू एरर जो होता है इसको हम कहते हैं पावर, पावर ऑफ द टेस्ट। ठीक है। तो पावर ऑफ द टेस्ट ये क्या हो जाएगा, वन माइनस बीटा के बराबर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकल रीजन इज द रीजन वेयर। क्रिटिकल रीजन क्या होता है, जहां पे हमारे पास कुछ इस तरीके से अगर हमारे पास मान लीजिए ग्राफ है तो ये हमारा अगर जो क्रिटिकल रीजन बनता है यहाँ पे, ये जो हमारा क्रिटिकल रीजन होता है इसको हम कहते हैं ये अल्फा बाई टू साइज के हैं, मतलब दोनों को मिला के अल्फा साइज होती है, और इसी को हम कहते हैं कि ये हमारा रीजन ऑफ, क्या है, रीजन ऑफ रिजेक्शन होता है। अगर यहाँ पे सैंपल पॉइंट हमारे आते हैं तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्रिटिकल रीजन कहिए या रिजेक्शन रीजन कहिए, दोनों एक ही बात होती है। तो यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल रीजन इज द रीजन वेयर एच नॉट इज रिजेक्टेड। जहां पे हम एच नॉट को अस्वीकार करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, वही हमारा क्या होता है, क्रिटिकल रीजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नियमान पियर्सन लेमा इज यूज्ड टू फाइंड। तो नियमान पियर्सन लेमा जो एनपी लेमा जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं, ये एनपी लेमा का यूज हम करते हैं क्रिटिकल रीजन को फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो फाइंड करने के लिए हम क्या, इसको क्रिटिकल रीजन को फाइंड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, ए टेस्ट इज अनबायस्ड। किसी टेस्ट को अनबायस्ड हम तब कहते हैं जब 1 माइनस बीटा दैट इज पावर ऑफ टेस्ट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फा। ठीक है, पावर ऑफ द टेस्ट अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फा के बराबर हो जाए तो इस केस में हम इसको कहते हैं कि ये हमारा टेस्ट जो है क्या है, अनबायस्ड है। ठीक है, ये हमारा टेस्ट क्या है, अनबायस्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, स्मॉल सैंपल टेस्ट इज यूज्ड व्हेन। तो आपको 30 की लिमिट बताई गई थी कि n लेस देन 30 है, तो यहाँ पर हम स्मॉल सैंपल टेस्ट का यूज करते हैं, स्मॉल सैंपल टेस्ट का हम यूज करते हैं। अगर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30 है तो इस केस में हम लोग लार्ज सैंपल टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n स्मॉल सैंपल टेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, n का मान लेस देन 30 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि स्मॉल सैंपल टेस्ट फॉलोज। स्मॉल सैंपल टेस्ट जो है क्या फॉलो करता है, तो इसके लिए हम आपको बताए हैं स्मॉल सैंपल टेस्ट टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। स्टूडेंट्स टी जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारा स्मॉल सैंपल टेस्ट के लिए होता है। ठीक है, अगला है जेड डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन। तो यहाँ पे जेड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जेड का मान हम लिखते हैं एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, दैट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर हमारा जेड बेस्ड होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जेड टेस्ट इज यूज्ड व्हेन। तो जेड टेस्ट कहाँ पे यूज होता है, तो स्मॉल सैंपल के लिए ध्यान में रखिएगा, स्मॉल सैंपल के लिए हम टी टेस्ट का यूज करते हैं, टी टेस्ट का यूज करते हैं, जबकि लार्ज सैंपल के लिए हम जेड टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सैंपल जब लार्ज हो तो उस केस में हम यहाँ पे जेड टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि टी टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। टी टेस्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो यहाँ पर स्टूडेंट गोसेट जो थे इन्होंने स्टूडेंट टी, इसका ओरिजिनल नाम जो है स्टूडेंट टी टेस्ट था, स्टूडेंट्स टी सॉरी टी टेस्ट ऐसे लिखा जाता है, स्टूडेंट टी टेस्ट लिखा जाता है। तो स्टूडेंट गोसेट जो थे, गोसेट या गोसेट जो भी पढ़िए, इसमें जो है गोसेट, तो इन्होंने ही जो है स्टूडेंट टी को जो है यहाँ पे इजाद किया था और इन्हीं के नाम पर इसका नाम टी टेस्ट पड़ा था। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इन वन सैंपल टी टेस्ट। तो वन सैंपल टी टेस्ट में अगर सैंपल साइज n है तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होता है और इसको Tn-1 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं डियर। एफ टेस्ट इज यूज टू कंपेयर। तो यहाँ पर जैसे हम बताए थे स्मॉल सैंपल के लिए क्या है, टी टेस्ट होता है, लार्ज सैंपल के लिए क्या करते हैं हम लोग, जेड टेस्ट का यूज करते हैं। उसी तरीके से एफ टेस्ट जो है ये यूज होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए, दैट इज एनोवा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंपेयर करते हैं, वेरिएंसेस को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम एफ टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज। एफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ये हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। इसके बारे में भी आपको, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके मीन, इसकी अदर प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ पर ये जो है क्या हो जाएगा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा होता है, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है पॉजिटिवली स्क्यूड। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड फॉर। काई स्क्वायर जो टेस्ट होता है ये गुडनेस ऑफ द फिट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो टेस्टिंग वेरिएंस के लिए यहाँ पे एफ टेस्ट यूज होता है, रिग्रेशन के लिए यहाँ पे नॉर्मली जो है आपके लिए यहाँ पे रिग्रेशन की टेस्टिंग नहीं होती है, और टेस्टिंग मीन के लिए यहाँ पर ज्यादातर केस में टी टेस्ट का यूज होता है। ठीक है, मीन की टेस्टिंग के लिए टी टेस्ट का यूज करते हैं, वेरिएंसेस के लिए एफ, और गुडनेस ऑफ द फिट के लिए काई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कॉन्फिडेंस इंटरवल गिव्स। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या देता है, तो यहाँ पे एक रेंज देता है, रेंज देता है पैरामीटर की, रेंज देता है हमारे पास जहाँ पे पैरामीटर के बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो रेंज ऑफ द पैरामीटर एक तरीके से कॉन्फिडेंस इंटरवल बताता है, और ये इंटरवल एस्टिमेशन का जो है मतलब एक तरीका होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। हाँ, ये चीज पूछी गई है, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट पूछी गई है, किसी पेपर में हमने देखा हुआ है। तो यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है क्या है,
तो यहाँ पे ये 1 माइनस अल्फा के बराबर होता है। अल्फा जो है हमारा ये क्रिटिकल रीजन होता है, और 1 माइनस अल्फा जो होता है ये कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट होता है। कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा ये साइज जो है ये दोनों मिलके हमारा ये अल्फा बाई 2 और ये अल्फा बाई 2 दोनों मिलके अल्फा होते हैं। तो 1 माइनस अल्फा ये पूरा रीजन हुआ, ठीक है, ये 1 माइनस अल्फा हुआ। और जब ये 1 माइनस अल्फा हुआ तो ये रिजेक्शन का रीजन है, रीजन ऑफ रिजेक्शन है। तो जो रिमेनिंग टर्म बचा वो रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस कहिए या कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट कहिए, जहां पर हमारे सैंपल पॉइंट के गिरने पर या सैंपल पॉइंट के आने पे हम उस प्रोबेबिलिटी को या उस सैंपल को या उस पॉपुलेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है, ठीक है। अगला है टू टेल टेस्ट हैज। टू टेल टेस्ट के केस में हमारे पास यहाँ पर दो क्रिटिकल रीजन होते हैं। टू टेल टेस्ट का मतलब जैसे म्यू नॉट इक्वल टू म्यू जीरो, ठीक है। अगर हम इसको म्यू ग्रेटर देन म्यू जीरो लिख दिए, सॉरी म्यू ग्रेटर देन म्यू जीरो, तो ये हो गया लेफ्ट सॉरी वन टेल्ड, ठीक है। लेकिन ये हमारा हो जाएगा टू टेल्ड, ठीक है। ये हमारा टू टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सॉरी टू टेल्ड हमारी हाइपोथेसिस हो जाएगी या टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम कहेंगे, इस केस में हमारे पास दो क्रिटिकल रीजन आते हैं। अगला है हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज ए पार्ट ऑफ। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है किसका पार्ट है, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक तरीके से कहा जाए तो इन्फ्रेंसेस ड्रा करते हैं। इन्फ्रेंसेस ड्रा करते हैं तो इस केस में जो भी हमारे पास टर्म होता है सॉरी हम इन्फ्रेंसेस ड्रा करते हैं, और इन इन्फ्रेंसेस में हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, एक तरीके से कहा जाए कि स्टैटिस्टिकल जो इन्फ्रेंस होते हैं इन्हीं के माध्यम से, सॉरी इसी का पार्ट है, ठीक है। ओके, एक सेकंड रुक जाइएगा, ठीक है, हाँ ओके। तो ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है यहाँ पे इसका ये पार्ट होता है हाइपोथेसिस। अगला क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज। तो यहाँ पे मेन जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, कलेक्ट डेटा एक्सेप्ट ऑलवेज यस नॉट नहीं, ये डिसीजन मेकिंग का होता है कि हम अपने टेस्ट को या फिर जो हमारे पास जो हम काम कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ये डिसीजन मेकिंग का काम होता है हाइपोथेसिस का, ठीक है, हाइपोथेसिस का। अगला है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज यूज्ड टू टेस्ट। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का यूज कहाँ पे करते हैं, तो आपको बताया था कि वेरिएंसेस की हम यहाँ पे जांच करते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस की हम जब टेस्टिंग करते हैं तो एफ टेस्ट का यूज करते हैं। इक्वालिटी ऑफ मीन की, मीन के लिए टी टेस्ट का। इक्वालिटी ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए कोई टेस्ट नहीं होता, प्रोपोर्शन वगैरह के लिए यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो टी, यहाँ पे टी भी और यहाँ पे जेड भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन के केस में जो है मतलब यहाँ पे कई टेस्ट होते हैं, ठीक है। आगे इस पे क्वेश्चन आएगा भी। इनोवा वाज डेवलप्ड बाई। इनोवा किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो इनोवा जो है यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो जो आर ए फिशर थे इनके माध्यम से इसको डेवलप किया गया था। कर्ल पियर्सन ने कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में बताया था, तो ये नहीं होंगे। स्टूडेंट टी ने स्मॉल सैंपल टेस्टिंग की बात की थी, और लाप्लास के लिए लाप्लास इक्वेशन हो तो अलग चीजें हो गई, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एजानेबल काज ऑफ वेरिएशन आर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दो तरीके के काज होते हैं, एजाइनेबल और चांस, ठीक है। तो ये चांस काज होता है, बाई चांस आता है, बाई चांस होता है, ये रैंडम होता है नेचर, और इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, ये आएगा ही। एजाइनेबल काज क्या होता है, ये ह्यूमन मेड होता है, ह्यूमन मेड होता है, और इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो एजाइनेबल काज कैसा होगा हमारा, आइडेंटिफिएबल एंड कंट्रोलेबल, ठीक है। कंट्रोलेबल मतलब ह्यूमन मेड है या ह्यूमन के द्वारा जनरेटेड है, और इसको हम प्रॉपर टेक्निक का यूज करके इसको हम जो है यहाँ पे हटा सकते हैं, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है चांस काज ऑफ वेरिएशन आर। तो चांस काज ऑफ वेरिएशन क्या होता है, तो ये अभी जस्ट बताया
कि अनएवॉइडेबल होता है और रैंडम होता है नेचर में, ठीक है। तो ये अनएवॉइडेबल और रैंडम होता है नेचर, ठीक है, ओके। अगला है वन वे इनोवा इज यूज्ड व्हेन। वन वे इनोवा कब यूज होता है? तो वन वे इनोवा हमारे पास तब उस केस में यूज होता है, ध्यान में रखिएगा, कि जब हमारे पास दो या दो से अधिक मीन के सॉरी वेरिएंसेस की टेस्टिंग करना हो तो हम इनोवा का यूज करते हैं। अगर 2 तक है, तो उस केस में हम वहाँ पे नॉर्मली जो है वेरिएंसेस की चेकिंग में हम जेट डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, 1 या 2 हैं। लेकिन 2 या 2 से अधिक हो जाएँ तो उस केस में हम यहाँ पर 2 या 2 से अधिक नहीं सॉरी हाँ, 2 से अधिक एक तरीके से कहा जाए 3 या उससे अधिक। 3 या उससे अधिक हो जाएँ तो उस केस में हम यहाँ पर एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का हम यूज़ करते हैं। ठीक है? 1 वे हो, 2 वे हो अलग बात है, वो तो उसके मेथड होते हैं। लेकिन जो है यहाँ पे जो भी हमारे पास यहाँ पे तरीके हैं, उसमें हमारे पास 3 या मोर जो है हमारे पास ये फैक्टर्स होने चाहिए, जिस केस में हम इसका वन वे क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है? नल हाइपोथेसिस क्या होती है? तो नल हाइपोथेसिस इज़ वन वे एनोवा स्टेट्स। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होती है कि नल हाइपोथेसिस हम उस केस में मानते हैं जब हमारे पास अपने एजम्पशंस को नलीफाई करना हो। नलीफाई करने का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है। तो इस केस में हमारा म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री इस तरीके से जितने भी हमारे पास यहाँ पे मीन होंगे, इसको हम यहाँ पे इक्वल मानते हैं। ठीक है? तो ऑल पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। ठीक है? तो ये सभी जनसंख्या का औसत मान के लिए यहाँ पर इसका हम यूज इस्तेमाल करते हैं। टोटल सम ऑफ स्क्वायर एसएसटी मेजर्स। तो यहाँ पे टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या मेजर करता है? टोटल सम ऑफ स्क्वायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे, एक सेकेंड, टोटल सम ऑफ स्क्वायर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास जो यहाँ पे मान देता है वो होता है टोटल वेरिएशन का। ठीक है? टोटल वेरिएशन की यहाँ पे बातें करता है। तो टोटल वेरिएशन इन द डेटा बिटवीन ग्रुप या विद इन ग्रुप या एरर वेरिएशन जो होता है वो एसएसई हो जाता है बिटवीन ग्रुप्स के लिए। हम यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट या फिर सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रो इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल वेरिएशन इन द डेटा। अगला है रिलेशनशिप एमंग एसएसटी, एसएसबी, एसएसडब्ल्यू। तो यहाँ पर एसएसटी या एक तरीके से कहा जाए टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो होता है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ब्लॉक प्लस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये होता है। ठीक है? तो यहाँ पे एक तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे एसएसटी का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे अलग कर दिया है। एसएसटी का मतलब क्या होगा? सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू टोटल, मतलब कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर। हम टीएसएस लिखते हैं, वहाँ पे जो आपको पढ़ाया गया है उसमें टीएसएस लिखा गया है। तो यहाँ पे एसएसटी का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ब्लॉक प्लस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। ये आपका जो फार्मूला है ये रहेगा। इसमें कौन सा फार्मूला है? एसएसटी माइनस, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस में होगा। ठीक है? और एसएसबी नहीं, एसएसबी में अगर यहाँ माइनस का साइन लगाया होता तब ये सही था। ठीक है? और यहाँ पर एसएसबी, एसएसडब्ल्यू क्या हो जाएगा? या सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर या फिर सम ऑफ स्क्वायर, इसी को एसएसडब्ल्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसएसडब्ल्यू का मान अगर लिखना है तो एसएसटी माइनस एसएसबी लिखना चाहिए था, तब ये सही होता। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट इन इनोवा इज। इनोवा में जिस टेस्ट का हम यूज करते हैं कौन सा टेस्ट है? वो एफ टेस्ट है। एफ अपॉन एफ नहीं, ये केवल एक एफ लिखिए। ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि एफ रेशियो इज डिफाइंड एज। तो एफ रेशियो जब भी हम निकालते हैं ये एस एस बी अपॉन एस एस ई या डब्ल्यू, इसको चाहे एस एस ई लिखिए या एस एस बी अपॉन एस एस डब्ल्यू। विद इन सम ऑफ स्क्वायर या एरर सम ऑफ स्क्वायर सेम चीज होती है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एफ रेशियो जब भी निकालते हैं एरर या विद इन सम ऑफ स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में होता है। ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा एस एस बी अपॉन एस एस डब्ल्यू। ये हमारा एस एस बी अपॉन सॉरी मीन सम ऑफ स्क्वायर, एक मिनट, ये मीन सम ऑफ स्क्वायर होता है। ठीक है?
तो ये हो जाएगा मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकाला जाता है? तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू जो एस एस बी एस एस टी में जो है हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से भाग देते हैं, तो वो मीन सम ऑफ स्क्वायर या जो है ये चीजें प्राप्त हो जाती है, एम एस बी अपॉन एम एस डब्ल्यू, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एस एस बी इन वन वे क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जब भी हमारे पास वन वे क्लासिफिकेशन है तो टोटल यहाँ पे ट्रीटमेंट, सॉरी, ट्रीटमेंट जो होगा ये के होगा और के माइनस वन इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है के माइनस वन होता है, तो यहाँ पर ये के माइनस वन हो जाएगा एस एस बी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन एफ टेबुलेटेड हो जाए। टेबल का जो हमारा मान है वो स्टैंडर्ड मान होता है, उससे आगे अगर हम नहीं जा सकते हैं, मतलब वो हमारे लिए एक तरीके से कहा जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी कहिए स्टेटिक्स वालों के लिए, ये जो टेबल होती है वो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह होती है। ठीक है, उससे ऊपर हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो एफ कैलकुलेटेड जब भी अगर एफ टेबल से आगे हो जाएगा तो उस केस में हमारी वैल्यू जो है या हमारी हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर यही लेस देन आर इक्वल टू भी आ जाए तो उस केस में एक्सेप्ट हो जाएगी। इस केस में क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड मान ज्यादा है टेबल से तो ये रिजेक्ट हो जाएगी हाइपोथेसिस हमारी। ठीक है, अगला है कि ए टाइम सीरीज इज ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस अरेंज्ड इन। तो यहाँ पे जो टाइम सीरीज डेटा होता है, ये टाइम सीरीज डेटा हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ये चिन्हित होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं, रैंडम ऑर्डर में नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर ये अरेंज हो तो इसको हम कहेंगे कि हमारा टाइम सीरीज डेटा है। ठीक है, ये टाइम सीरीज डेटा है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। ये यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ट्रेंड होता है, सीजनल वेरिएशन होता है, साइक्लिक वेरिएशन होता है, सैम्पलिंग वेरिएशन। सैम्पलिंग वेरिएशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, सैम्पलिंग वेरिएशन इसको नहीं कहते हैं हम लोग, इसको एक तरीके से कहा जाए तो नॉन रैंडम या फिर एक तरीके से रैंडम वेरिएशन होना चाहिए था, तब वो हो जाता। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म मूवमेंट इन टाइम सीरीज इज कॉल्ड। लॉन्ग टर्म जो फ्लक्चुएशन होता है उसको हम यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू कहते हैं या लॉन्ग टर्म वेरिएशन कहते हैं। तो सीजनल वेरिएशन एक सीजन होता है, विद इन जो है यहाँ पे इसको 1 ईयर की हम बात करते हैं। ठीक है, साइक्लिक वेरिएशन जो होता है ये मोर देन 1 ईयर की बात होती है, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, और इरेगुलर जो वेरिएशन होता है ये कभी भी रैंडम होता है, नेचर में कभी भी आ सकता है। और ये इसका मेन काम सुनामी या फिर सुनामी या फिर जो है भूकंप जिसको कहते हैं अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के कारण जो है मेनली ये जनरेट होता है। इसीलिए आपकी नोट्स जितनी भी नोट्स प्रोवाइड की जाती है उसको हम सुनामी नोट्स रखते हैं। ठीक है, सुनामी नोट्स या सुनामी बुक के नाम से हम लोग जो है यहाँ पे अपना जो भी मतलब यहाँ पे मैटर प्रोवाइड करते हैं उस पर पहली ही लाइन में लिखा रहेगा सुनामी नोट्स या सुनामी बुक। ठीक है, तो वो जो नोट्स आपको मिलती है वो सुनामी नोट्स है। सुनामी नोट्स मतलब आपके जीवन में उस नोट्स से तहलका मच जाएगा। ठीक है, तहलका मचेगा तभी सिलेक्शन होगा डियर। चलिए अगला है हमारे पास कि सीजनल वेरिएशन अकर्स विद इन। सीजनल जो वेरिएशन है ये अकर करता है कब? तो यहाँ पे सीजनल वेरिएशन एक साल के अंदर की बात होती है, जब एक वर्ष के भीतर हमारे पास फ्लक्चुएशन होता है। जैसे त्योहार का समय हो गया, कुछ इस तरीके से जो हमारे पास फ्लक्चुएशन होता है। ये त्योहार का समय, जैसे मान लीजिए दिवाली के समय में लाइटिंग की जो है मतलब यह खरीदारी बढ़ जाती है मार्केट में। गर्मी के समय में एसी टीवी फ्रिज कूलर की खरीदारी बढ़ जाती है। तो ये जो वेरिएशन आते हैं इसको हम सीजनल वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच वेरिएशन इज कास्ट बाय बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल के माध्यम से कौन सा यहाँ पे वेरिएशन कास्ट किया जाता है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे बिजनेस जो साइकिल होती है उस बिजनेस साइकिल के लिए हम यहाँ पे इसको साइक्लिक वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, सीजनल वेरिएशन और साइक्लिक वेरिएशन में एक ही अंतर होता है कि सीजनल वेरिएशन एक साल के अंदर का के फ्लक्चुएशन को मापता है जो जो रेगुलर होते हैं इन नेचर, और साइक्लिक वेरिएशन भी इसी तरीके से होता है लेकिन वो एक साल से अधिक के समय के लिए मेजर होता है। तो बिजनेस साइकिल जो होती है वो एक साल से अधिक के लिए होती है। ठीक है,
बिजनेस कोई ऐसा बिजनेस नहीं होता जिसमें आपको कहा जाए कि आप 5 मिनट के लिए बिजनेस कर लीजिए और आप करोड़पति हो जाएंगे। तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता है, उसमें समय लगता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि सडन और अनप्रिडिक्टेबल चांस आर कॉल्ड। तो जो सडन या अनप्रिडिक्टेबल जो चांस होता है, इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर इरेगुलर वेरिएशन कहा जाता है। ठीक है, इरेगुलर, जो भूकंप, सुनामी, अर्थक्वेक, युद्ध, इस तरीके की स्थितियों में जो है वहां पे वो जनरेट होता है। अगला क्वेश्चन है एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज इज। एडिटिव मॉडल, एडिटिव मॉडल में आपको बताया था कि सारे जो इतने भी कंपोनेंट होते हैं प्लस में, ट्रेंड वैल्यू, सीजनल, साइक्लिक और इरेगुलर, ये सारे वेरिएशंस अगर जो है यहाँ पे प्लस में है तो इसको हम एडिटिव मॉडल कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल कहते हैं। और अगर कुछ प्लस में कुछ इनटू में है, मतलब कुछ में प्लस है और कुछ में मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको हम मिक्स्ड मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एडिटिव मॉडल। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी, एडिटिव मॉडल इज सुटेबल फॉर सुटेबल व्हेन वेरिएशंस आर। तो यहाँ पे ये इस केस में हमारे पास यूज होता है जब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, जब हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है, जो भी यहाँ पे ट्रेंड आ रहे हैं, चाहे सीजनल हो, साइक्लिक हो, चाहे जो भी ट्रेंड हो, अगर वो कांस्टेंट इन नेचर है, तब उस केस में हम एडिटिव मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है, एडिटिव मॉडल का यूज करते हैं। अगला है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव मॉडल इज सुटेबल व्हेन वेरिएशंस आर। ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल का यूज तब किया जाता है जब हमारे मॉडल्स जो हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू लेवल, या फिर एक तरीके से कहा जाए कि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि एक चीज जो है दूसरे को फ्लक्चुएट करने लगे। ठीक है, तो उस उसमें भी यहाँ पे जो है मतलब किसी के बढ़ने या घटने से दूसरी चीज पे प्रभाव पड़े, तो उस केस में हम मल्टीप्लिकेटिव मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे ग्राफिकल मेथड, ग्राफिक मेथड इज बेस्ड ऑन। तो जो ग्राफिक मेथड होता है ये किस पे बेस्ड होता है? तो ये नॉर्मली देखेंगे तो हमारे पास जब भी ग्राफ हो, मान लीजिए हम इस तरीके से ग्राफ बना दिए। ठीक है, इस तरीके से हम एक ग्राफ बना दिए, मान लीजिए बार डायग्राम हमने बना दिया। इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि चीजें जो भी हैं यहाँ पे बढ़ती चली जा रही हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता, स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं होता, विजुअल इंस्पेक्शन होता है। ठीक है, दृश्य देख के ही आप बता देंगे कि जो हमारा भविष्य है वो बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें क्या होती हैं, ग्राफिक मेथड में आती हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन सेमी एवरेज मेथड डेटा आर डिवाइडेड इनटू। तो सेमी एवरेज मेथड में पूरे पूरे डेटा को हम दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, इवन है तो बराबर, ऑड है तो जो एक टर्म होता है, एक जो यहाँ पे बीच वाली वैल्यू होगी उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, आधा इधर आधा इधर, दो पार्ट में बांटते हैं और इनका एवरेज निकाल लेते हैं, और इन्हीं एवरेज को यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में हम प्लॉट कर देते हैं, तो ये हमारा ट्रेंड वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पे सेमी एवरेज में क्या करते हैं, हम डेटा को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, अगला है मूविंग एवरेज में क्या करते हैं। तो मूविंग एवरेज में क्या करते हैं, हमारे पास जो डेटा है यहाँ पे एक सेट लेते हैं, मान लीजिए पांच पांच ऑब्जर्वेशन का लेना है, फिर पहले ऑब्जर्वेशन को छोड़ देंगे, अगले ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर यहाँ वाले को छोड़ेंगे, अगले वाले को ऐड करेंगे, फिर ऐसे ऐसे हम चलते चले जाएंगे। ठीक है, और लास्ट तक पहुंचेंगे। तो इस तरीके से हम मूव कर रहे हैं, मूव, एवरेज तो ले रहे हैं पांच पांच ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, पांच पांच ऑब्जर्वेशन का हम एवरेज तो ले रहे हैं, लेकिन इसमें मूविंग भी है, मूव भी करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको मूविंग एवरेज कहा जाता है। इसलिए इसमें क्या करते हैं, स्मूथिंग डेटा के केस में या आंकड़ों को समतल करने के लिए इसका जो हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास कि इक्वेशन ऑफ लीनियर ट्रेंड इज। इक्वेशन ऑफ लीनियर ट्रेंड क्या होता है? तो लीनियर ट्रेंड y इज इक्वल टू ए प्लस बी टी या फिर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जो भी होता है ये लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इसे कहा जाता है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी टी में b क्या रिप्रेजेंट करता है? तो b जो है यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये कुछ यहाँ पे जो b होता है ये स्लोप होता है। ठीक है, और a जो होता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज, यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चांस, या एक तरीके से कहा जाए स्लोप, ट्रेंड वैल्यू, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ये होता है, यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये ए जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है, और बी जो है वो क्या है कि रेट ऑफ चांस या फिर रेट ऑफ चेंज, सॉरी चांस कह रहे हैं,
रेट ऑफ चेंज मतलब स्लोप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीजनल इंडिसेस मेजर्स। सीजनल इंडिसेस जो होती हैं क्या मेजर करती हैं, तो सीजनल इफेक्ट को मेजर करती हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास साइक्लिक वेरिएशन क्या मेजर करता है, तो ये सेवरल ईयर्स के जो है, मतलब बताया था ना आपको कि एक साल के अंदर की अगर बातें हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास जो है सीजनल वेरिएशन आएगा, एक साल से ऊपर हो गया तो वो एक तरीके से कहा जाए तो साइक्लिक वेरिएशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच इज नॉट ए फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का फेज कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, बिजनेस साइकिल हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो हम इसको ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ ग्रोथ कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर जब चीजें आती हैं, ठीक है, यहाँ पर जब चीजें आती हैं, जब एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच के गिरने लगती हैं तो इसको हम रिसेशन कहते हैं। ठीक है, और जब ये निगेटिव में आ जाए तो इसको डिप्रेशन कह दिया जाता है। ठीक है, डिप्रेशन कह दिया जाता है। और फिर इसके बाद जब यहाँ पे आता है तो इसको हम रिकवरी कह देते हैं। ठीक है, रिकवरी, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ होने लगती है। तो यहाँ पे यही चीज पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पर ये जो हमारे पास चार टर्म लिखे गए हैं इसमें जो ये टर्म लिखे गए हैं व्यापार चक्र का चरण नहीं है, तो बूम बूम होता है, कहते नहीं कि अभी मार्केट बूम पे चल रही है। शेयर मार्केट के बारे में अक्सर सुने होंगे कि मार्केट बूम पे, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि अपने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए मार्केट बूम कर गई। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर इसको कहा जाता है बूम। रिसेशन डिप्रेशन आता ही है, स्टेबलाइजेशन नहीं होता है, स्टेबलाइजेशन नहीं होता। और इसमें 8 पेज पूछा है तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन नहीं होता है। इसमें इसमें स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे सीधी लाइन चलती चली जा रही है, तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है, जैसे हम ही आप हैं यार, आज 2 रोटी खा रहे हैं, कल 3 खाएंगे, हो सकता है परसों 4 खाएं या उसके अगले दिन एक भी ना खाएं, व्रत रह जाए। तो ये जब हम अपनी दैनिक दिनचर्या में हमारा एग्जाम की, सॉरी, हमारे क्लास की टाइमिंग देख लीजिए, फिक्स है नहीं। कोई भी आ गया, अभी जैसे क्लास है अगले सर की, तो अब यहाँ पे हमको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि अगले वाले सर जो हैं वो आ चुके हैं, तो अब उनकी अगली क्लास है, तो उनकी अगली क्लास है तो हमारी क्लास फिर ब्रेक होगी। अब इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं हम इसको कल शाम को जो है आपको टैबलेट से पढ़ाएंगे। ठीक है, कल शाम को टैबलेट के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि स्टेबलाइजेशन, डिप्रेशन, रिसेशन ये सारी चीजें होती हैं। अगर यहाँ रिकवरी भी लिखा होता तो वो भी इसका पार्ट होता है। ठीक है, तो 300 से आगे जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे अभी क्लास हम ब्रेक कर रहे हैं। एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। व्यूज जो है पुराने वीडियोस के काफी ज्यादा जा रहे हैं, इसको भी शेयर करते रहिए। आप लोग मोटिवेशन बनाए रखिए, हम लोग मोटिवेशन अपना बनाए रखेंगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट में हम बेस्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारे से कम कहीं फीस है तो आप बताइएगा, हम उससे कम फीस लेंगे। ठीक है, फीस इसलिए ली जाती है, हमें जो है मतलब वो जो स्टाफ है, जो कैमरे के पीछे जो स्टाफ होता है, जो ये टाइप करता है, जो चीज़ें बनाता है, उसके लिए फीस ली जाती है। अदरवाइज फीस लेने की भी आवश्यकता ना पड़े। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट हमें बना के हम क्वेश्चन दे दें और आप टाइप करके हमें फ्री में दे दोगे तो हम फीस जीरो कर देंगे, कोई इशू नहीं है। हमारा ये टारगेट है कि जो एजुकेशन है, बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन लोगों तक पहुंचे। आज के समय में क्या हो रहा है कि भारत इतना रेडिकलाइज हो गया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोनों धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर धर्म के लोग रेडिकलाइज होते जा रहे हैं, तो उससे अपने आप को बचाना है डियर। रेडिकलाइजेशन कोई जो है, मतलब रेडिकलाइजेशन से अगर देश का विकास होता तो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब देश सबसे आगे होते। और जहाँ रेडिकलाइजेशन नहीं है, मतलब लगभग यूनिफॉर्मिटी है, चाहे यूरोपीय कंट्री देखिए, अमेरिका देखिए, जहाँ पे रेडिकलाइजेशन है, मतलब वहाँ पे थोड़ा बहुत है, श्वेत अश्वेत के बीच का भेदभाव है, लेकिन मतलब उतना नहीं है। लगभग लोग नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, तो वहाँ देखिए विकास, ग्रोथ कैसे हो रही है। तो हमको ग्रोथ चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो है धर्म के पीछे जो है मतलब अपने रोजगार को गंवा दे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचना है आपको और अपना करियर बनाना है। बेस्ट ऑफ द एजुकेशन, बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन आपको यहाँ पे प्राप्त होगी।
और आज हम यहीं पे क्लास ब्रेक करते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव अ नाइस डे।